हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स 2। मैथ्स 2 में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यूनिट 1 का आज लेक्चर 4 है और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस 2 कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन सीएफ और पीआई को ऐड करके मिलता है। सीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं। सीएफ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर जो कैपिटल डी है ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। उसके बाद y के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। उसके बाद हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसके रूट्स कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके नेचर पे डिपेंड करेगा कि सीएफ का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सीएफ के यहां पर 4 केस बनते हैं, आपको चारों केस अप्लाई करने आने चाहिए। अब बात करते हैं पीआई की। पीआई को कैलकुलेट करने का एक केस हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज पीआई कैलकुलेट करने का हम सेकंड केस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, आपने स्क्वायर क्यों लिखा है? देखो केस 1 में मैंने स्क्वायर नहीं लिखा था, यहां पर मैंने स्क्वायर लिखा है। तो यहां पर मैंने स्क्वायर क्यों लिखा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अलग कुछ नहीं है, बस यहां पर स्क्वायर लिखा है। क्यों लिखा है अभी मैं आपको समझा दूंगा ना। अब बात करते हैं केस 2 की। देखिए केस 2 में क्या होगा, सीधी सी बात है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड के ऊपर डिपेंड करता है कि राइट हैंड साइड में जो क्यू है इस क्यू की वैल्यू क्या है। जैसे कि केस नंबर 1 में क्यू क्या था, केस नंबर 1 में क्यू था ई ए की पावर एक्स, है ना, ये केस 1 का हमारा फंक्शन था क्यू। केस 2 में क्यू की वैल्यू देखो क्या होगी। केस 2 में क्यू की जगह पर साइन ए एक्स लिखा हो सकता है ना। अब ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना। या कॉस ए एक्स लिखा हो सकता है, या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है जहां पर साइन ए एक्स प्लस बी, मतलब ए एक्स में बी को ऐड कर दिया, कोई नंबर ऐड कर दिया, या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी, यहां पर ए एक्स में कोई नंबर ऐड कर दिया। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर आपको साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स ही दिखाई देगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो केस 1 और केस 2 में क्या डिफरेंस है कि भाई केस 1 में क्यू की जगह पर ई की पावर ए एक्स था और केस 2 में क्यू की जगह पर साइन ए एक्स, साइन कॉस ए एक्स या इनमें से कुछ हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो पीआई कैलकुलेट कैसे होगा। भाई पीआई को कैलकुलेट करने का ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है, मैंने केस 1 में भी बताया था आपको, है ना। बस यहां पर मैंने डी स्क्वायर लिख रखा है, केस 1 में मैंने डी लिख रखा था, अभी बताऊंगा डी स्क्वायर क्यों लिख रखा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में क्यू की वैल्यू पुट करनी है। तो सीधी सी बात है क्यू की वैल्यू इन चारों में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स होगी, तो मैं यहां पर साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स लिख देता हूं। दोनों नहीं होंगी, एक ही होगी। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो यहां पर हम करते क्या है, यहां पर हम करते क्या है, यहां पर ये जो हमारे पास नीचे डी स्क्वायर है, हम डी स्क्वायर के प्लेस पर, ध्यान दीजिएगा, हम डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। जैसे आपको याद होगा केस नंबर 1 में हम क्या करते थे, हम डी की जगह पर एक्स का कोफिशिएंट पुट करते थे, है ना। केस 1 में डी के प्लेस पर एक्स का कोफिशिएंट पुट करते थे। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम डी स्क्वायर, डी की जगह पुट नहीं करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे और क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर। मतलब यहां पर जो x का कोफिशिएंट होगा, देखो x का कोफिशिएंट कितना a, यहां पर भी x का कोफिशिएंट कितना a। तो आपको करना क्या है, हमें करना क्या है, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। ध्यान रखना माइनस अलग है, ए स्क्वायर अलग है। यहां पर कई बार स्टूडेंट गलती कर देता है, वो गलती ये कर देता है सर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, नहीं बेटा, माइनस अलग है स्क्वायर अलग है, इसलिए प्लस नहीं होगा, ये हमेशा माइनस ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए
जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, और जैसे ही आप डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे आपका पी आई आ जाएगा। कितना आसान है, क्या आ जाएगा, पी आई आ जाएगा। लेकिन यहां पर भी कंडीशन है केस वन की तरह। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। भाई पुट करने के बाद डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है, देखो यहां पर लिखा है कि f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तब ये हमारा पी आई होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो सीधी सी बात है हमारा केस फेल होगा। मतलब केस टू बिल्कुल केस वन के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है ना। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा केस फेल हो जाएगा, और जब केस फेल होगा तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो केस वन में किया था, x से करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे वाले को करेंगे डिफरेंशिएट। मतलब देखो अगर केस फेल हो गया तो ये नहीं आएगा, केस फेल हो गया तो ये नहीं आएगा। केस फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डी स्क्वायर को डी के रेस्पेक्ट में, और यहां पर x से करेंगे मल्टीप्लाई केस फेल के केस में। तो हमने देखो x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब हमारा ये पी आई हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा पी आई हो गया। क्लियर है। लेकिन अगेन आपको कंडीशन चेक करनी है। भाई देखो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये नीचे वाला होगा ना पी आई। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहां पर करना क्या है, अगेन वही काम करना है हमें, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर। पहले हमने डिफरेंशिएट भी कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। जब आप डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे तो आपको पी आई मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। लेकिन अगेन आपको कंडीशन चेक करनी है। देखो ये पी आई कब होगा, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा केस होगा फेल, और जब केस फेल होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक बार और x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो एक बार पहले कर चुके, एक बार और करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक बार पहले डिफरेंशिएट कर चुके, एक बार और करेंगे तो डबल डैश आ जाएगा। हमने अब इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करें, अब अगेन डी स्क्वायर की जगह पर पुट कर दीजिए माइनस का ए स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। पुट कर दिया, जब आप पुट कर देंगे तो आपको पी आई मिल जाएगा। लेकिन याद रहे कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है तो ये पी आई होगा, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो इसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कितनी बार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, मैक्सिमम 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपने केस वन में भी देखा था, वहां पर भी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे केस फेल्योर के, तो हमें शायद मैक्सिमम 3 बार करना पड़ा था, उससे ज्यादा हमें नहीं करना पड़ा था। तो यहां पर भी नहीं करना पड़ेगा 3 बार से ज्यादा। क्लियर है। चलिए भाई अब आगे बढ़े ना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं जो आज के लेक्चर में यूज होंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, तो देखो यहां पर मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के लेक्चर में यूज होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आज के लेक्चर में 6 के 6 यूज होंगे, है ना, क्योंकि हम सबको यूज नहीं करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जितने भी फॉर्मूले यहां पर लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका यूज होगा। देखो हम आज के लेक्चर में 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। उसमें से 2-3 फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गिवन होते हैं, है ना। तो अगर आप इस केस के बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये आगे भी यूज होंगे, मैथ्स 2 में आगे भी यूज होंगे, है ना। अब यहां पर देखो, कुछ यहां पर मैंने नोट करके लिख रखा है, इसको भी जरा ध्यान देना। देखो आप सब जानते हैं कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। भाई कैपिटल डी क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर ही तो है, तो कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। डी स्क्वायर का मतलब होता है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सब जानते हैं आप क्योंकि हम ये सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, है ना। तो ये डी क्या हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि अगर हम 1 अपॉन डी कर दें तो ये तो डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया ना, डेरिवेटिव का क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन।
तो 1/d का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन, और 1/d² का मतलब होता है दो बार इंटीग्रेशन। अगर मैं 1/d³ कर दूंगा तो 3 बार इंटीग्रेशन। तो यहां पर ये चीजें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इनका भी हम बार बार यूज करेंगे यूनिट 1 के अंदर। क्लियर है? चले भाई अब आगे बढ़े, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर सॉल्व, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो भाई, क्या है क्वेश्चन, d2y/dx² प्लस 4y इक्वल टू sin 2x। और देखो ये क्वेश्चन 2024 में आया AKT में 2 नंबर में, लेकिन जब ये एग्जाम में पूछा गया था तो वहां पर इसका केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा गया था, लेकिन मैंने यहां पर इसको सॉल्व लिख दिया, क्योंकि हम इसका पीआई भी निकालेंगे और सीएफ भी निकालेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पीआई पूछा जाता है तो आप केवल पीआई ही निकालेंगे, सीएफ पूछा जाता है तो आप केवल सीएफ ही निकालेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। पहले मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं, d2y अपॉन dx² प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डी ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो d² अपॉन dx² की जगह क्या आ जाएगा, d² आ जाएगा, कैपिटल d², है ना, y प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x। क्लियर है? चलिए अब इसमें से y को ले लेते हैं कॉमन, तो y को अगर मैं कॉमन ले लूं तो d² प्लस 4 और बाहर आ जाएगा y इज इक्वल टू में साइन 2x। अब हमारे पास हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी के फॉर्मेट में आ गई, डी के फॉर्मेट में आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, भाई सबको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब है वाई के कोफिशिएंट को जीरो पुट कर रहे हैं। तो अगर हम वाई के कोफिशिएंट को जीरो पुट कर दें तो हमें मिल जाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने। तो हम क्या करेंगे, d² इक्वल टू कर देंगे -4, इधर से स्क्वायर हटा देता हूं और इधर रूट लगा देता हूं। आपको मालूम है जब रूट लगेगा तो प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट में -4। ये मेरे पास आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए भाई अब आगे, इसके आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है। भाई यहां पर अंडर रूट में -4 लिखा है, आपको मालूम है। चलिए एक बार और समझा देता हूं, वैसे तो मैं पहले भी समझा चुका हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू में 4 लिख सकते हैं। इनको अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा। √4 क्या होता है, 2। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू 2 मतलब 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये सबको पता है इसकी वैल्यू 2 आयोटा होगी। एक बार और मैंने आपको समझा दिया, आगे डायरेक्ट लिखूंगा। देखो तो यहां से हमें डी की वैल्यू क्या मिली भाई, यहां से हमें डी की वैल्यू मिल गई, डी इज इक्वल टू +-2 आयोटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 0 + -2 आयोटा, कोई दिक्कत, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई भाई, सबको समझ में आ गया। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारे पास एक पेयर आया है कॉम्प्लेक्स रूट का, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग सीएफ लिखना है ना। एक पेयर मिला है कॉम्प्लेक्स रूट का, तो जब हमें एक पेयर मिलता है कॉम्प्लेक्स रूट का तो सीएफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर में α x ब्रैकेट, ई की पावर में α x ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 2, ये अल्फा होता है ये बीटा होता है ना। तो यहां से हमारा CF आ जाएगा, CF इज इक्वल टू ई की पावर में 0, तो ई की पावर में 0 मतलब 1 ही हो जाएगा, है ना। चल C1 बीटा कितना है 2, तो C1 cos 2x, ठीक, प्लस C2 sin 2x, और e की पावर 0 होता है 1। तो फाइनली मेरे पास जो CF आ गया वो आ जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये हमारे पास आ जाएगा CF।
तो CF हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे PI। तो मुझे लगता है यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि CF को हमने कैसे कैलकुलेट किया है। अब आगे देखो, CF तो चलिए आ चुका, अब आगे देखो ना, अब हमें कैलकुलेट करना है PI। तो देखो PI के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए FD और हमें चाहिए Q, है ना। इसका मतलब यहां पर PI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, PI इज इक्वल टू 1/FD इंटू में Q, यही हमारा PI का फॉर्मूला होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो देखो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर 1/FD कितना, D² + 4, D² + 4, है ना। चलो इसके आगे ही लिख देता हूं इसको, 1/D² + 4। क्यू कितना है, क्यू हमारे पास देखो, ये तो हमारे पास है FD और ये हमारे पास है Q। तो Q हमारे पास है sin2x, कितना है sin2x। बोलो बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है, हमें D² की जगह पर -A² पुट करना है। मतलब हमें यहां पर पुट करना है, ध्यान से देखो जरा, हमें यहां पर पुट करना है D² इज इक्वल टू में -2 का स्क्वायर, मतलब -4 करना है। तो सीधी सी बात है, ये तो आप अपने आप सोच लेंगे कि भाई अगर मैं यहां पर -4 पुट करता हूं तो -4 + 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब केस हो रहा फेल। क्या हो रहा है, यहां पर केस फेल हो रहा भाई। तो यहां पर हम लिखेंगे केस ऑफ फेल्यूर, केस ऑफ फेल्यूर, हमारा केस यहां पर हो गया फेल। बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर केस फेल हो गया तो अब क्या करेंगे, PI इक्वल टू, देखो x से करेंगे मल्टीप्लाई इंटू 1/, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 1/2D और यहां पर आ जाएगा sin2x। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, केस फेल हो रहा था। अब देखो आप सोचेंगे सर कैसे पता चला केस फेल हो रहा, भाई बहुत सिंपल सी बात है। देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। हमें क्या पुट करना होता है, हमें D² की जगह पर -A² पुट करना होता है। इसका मतलब a कितना है यहाँ पर 2, देखो माइनस तो रहेगा। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर -2 भी होता ना, तो -2 का स्क्वायर 2 हो जाता और ये माइनस रहता। तो कहने का मतलब ये वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आने वाली है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो D² की जगह -4 अगर आप पुट करते हैं तो 0 आएगा, केस फेल होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया केस फेल्योर, x से कर दिया मल्टीप्लाई, इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो मेरे पास ये आ गया। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो करना क्या है ना, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब इसको देखो, पहले नीचे 2 है ऊपर x है, तो PI इक्वल टू x/2 और 1/D इंटू 1/D sin2x। अभी अभी मैंने आपको बताया था 1/D का मतलब, 1/D का मतलब है इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, PI इज इक्वल टू x/2 इंटीग्रेशन sin2x, इंटीग्रेशन sin2x। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे sin2x, तो यहां पर dx भी लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो कितना आ जाएगा, PI इज इक्वल टू x/2, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो -cos2x, और x का कोफिशिएंट आता है नीचे, इंटीग्रेशन करना सबको आता है। अब यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे CF में आ चुके हैं भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे CF में आ चुके हैं। PI में आपको कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, भले ही आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां से PI इक्वल टू -x/4 cos2x, cos2x। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना फाइनल आंसर, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन इसका अब हम लिखेंगे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, वो होगा y इक्वल टू CF प्लस PI, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं CF भाई, C1 cos2x, C2 sin2x, तो y इज इक्वल टू, देखो मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, y इज इक्वल टू C1 cos2x प्लस C2 sin2x
प्लस प्लस नहीं क्योंकि पी आई तो माइनस है, तो माइनस एक्स अपॉन 4 और cos 2x, cos 2x। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया भाई। क्या आ गया? फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखो ये एकेटीयू में 2024 में 2 नंबर में पूछा गया था। अब आप कहेंगे सर 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन, तो 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपसे। जब ये 2024 में पूछा गया था तो यहां पर लिखा था कि फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब केवल पीआई निकालना था। तो केवल पीआई निकालने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। और जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, इसके पीछे का नहीं करना ना, ये आपको ऑक्सिलरी रूट्स नहीं निकालने, सीएफ नहीं निकालना, आपको यहां से स्टार्ट करना है। और यहां से स्टार्ट करके आपको इसका पीआई केवल कैलकुलेट करना, मतलब यहां तक आपको करना, वो भी नहीं करना। तो कहां बड़ा क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा जा रहा है, सॉल्व करना है भाई इसको। अब ये देखो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, पर यहां पर sin 2x है, वहां पर cos 2x आ गया। इस क्वेश्चन में भी यहां पर sin की जगह cos हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, यहां पर cos है और लेफ्ट हैंड साइड अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी cos की जगह sin भी हो सकता है, सेम ही चीज है, ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू cos 2x। अब जरा ध्यान से देखो, इसको डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू में cos 2x। अब यहां से y को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और y इज इक्वल टू cos 2x। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ना ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे मिलती है? y के कोफिशिएंट को 0 पुट करके, तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब यहां पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर कैलकुलेटर नहीं बता रहे आप, है ना। तो देखो बेटा, आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर इसका भी आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कैलकुलेटर निकाल के कोई फायदा है, डायरेक्ट जल्दी आ रहा है ना। बस ध्यान रखना, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेटा आपको कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स रूट कैसे रीड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहां पर भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रूट कैलकुलेटर से रीड कैसे करते हैं। चलिए मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूं। तो अगर हम यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो क्वाड्रेटिक फार्मूले में। भाई फार्मूला तो सभी को याद है ना। देखो, तो फार्मूला होता है माइनस बी, बी कितना है यहां पर 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, एक थोड़ा नीचे लिखता हूं। अब देखो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और -4ac मतलब -4 और अपॉन में 2a। तो ये वैल्यू यहां से आएगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, ध्यान दे भाई ना। देखो यहां पर माइनस का √3 बचेगा, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √3। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये आयोटा √3 ही आएगा। अलग अलग कर देते हैं, तो अगर मैं इनको अलग अलग करता हूं तो माइनस का 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2 ये मेरे पास आएगा। अब देखो, अगर आप इसको कैलकुलेटर से इसके रूट्स निकालेंगे ना, तो कैलकुलेटर आंसर आपको पॉइंट्स में देगा, और जबकि बुक्स में जो आपको आंसर मिलेगा वो 1/2 और √3/2 की फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए मेरा आपको ये सजेशन है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो आंसर आते हैं उनका आप यूज करें, है ना। चलिए भाई, अब आगे देखो, यहां पर अब हम CF लिख लेते हैं। तो CF का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। तो CF का फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर में अल्फा एक्स, e की पावर में अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर मैं यहां पर वैल्यूज को पुट करता हूं तो अल्फा कितना, -1/2, तो e की पावर में
CF इज इक्वल टू ई की पावर में -1/2 यानी कि माइनस का x/2 आ जाएगा ब्रैकेट, ये √3/2 है बीटा, तो C1 कॉस √3/2 x प्लस C2 साइन √3/2 x। तो ये मेरे पास आ गया भाई इसका CF। अब हमें कैलकुलेट करना है PI, तो PI को कैलकुलेट करने के लिए पहले PI का फॉर्मूला लिख लेते हैं। PI का फॉर्मूला क्या होता है? PI का फॉर्मूला हमारे पास होगा PI इज इक्वल टू 1/1, अच्छा यहां पर मुझे FD² लिखना है ना। अच्छा मैंने पहले क्या लिखा था एक बार देख लेता हूं फॉर्मूला। हाँ, यहां पर देखो D² की फॉर्म में हम क्यों लिखना है, क्योंकि हमें D² पुट करना है। हमें भाई हम पुट क्या करते हैं, हम D² पुट करते हैं ना, तो इसलिए इसको FD² लिखते हैं। तो एक्चुअल में FD² है यही। चल, तो FD² इंटू क्यू, FD² है क्या, ये वाला पार्ट FD² है और ये आपका क्यू है। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ध्यान से देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। PI इज इक्वल टू 1/, एक काम करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिखता हूं क्योंकि आएगा तो वैसे भी नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं। तो PI इक्वल टू, हाँ देखो कितना आएगा 1/FD², FD² तो ये रहा D² प्लस D+1, तो 1/D² प्लस D+1। ध्यान से देखना यहां पर। अब Q कितना है, Q हमारे पास cos 2x है, cos 2x। बोले बात समझ में आ गई, क्लियर है? D² प्लस D+1 cos 2x ये आ गया। अब देखो करना क्या, ध्यान से समझना जरा। हमें यहां पर पुट करना है D² की जगह पर, D² की जगह पर माइनस का A² है ना, माइनस का A²। ए कितना है 2, इसका मतलब -2 का स्क्वायर यानी कि -4 हमें पुट करना है। तो D² की जगह -4 पुट कर देते हैं। तो PI इज इक्वल टू 1/-4 प्लस D+1 प्लस D+1। देखो मैंने D को पुट नहीं करा, क्यों? क्योंकि मैंने D², हमें तो D² की जगह -A² पुट करना, D² की जगह मैंने -4 पुट कर दिया। अब D मैं पुट नहीं कर सकता। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा सोचे सर अगर D² इक्वल टू -4 है तो हम यहां से D की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी D की वैल्यू? यहां से D की वैल्यू आ जाएगी +-2 आयोटा, और यहां पर 2 आयोटा रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, ध्यान दो जरा। चलिए cos 2x, अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये -4 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 बचेगा। इसका मतलब 1/D-3 cos 2x आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब ऐसे केस में क्या करना है, देखिए अगर कभी भी डिनोमिनेटर में कॉस वाले या साइन वाले केस में, केस 2 के अंदर अगर डिनोमिनेटर में कभी भी डी आता है, क्या आता है? डी आ रहा है, लेकिन इसके साथ में कांस्टेंट भी आ रहा है। अगर ये मान लीजिए ऐसे होता 1/D cos 2x, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये D-3 है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जरा ध्यान से समझना। ऐसे केस में इसको रेशनलाइज करना होता है, रेशनलाइज करना सबको आता है भाई। रेशनलाइज कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो, वैसे सबको आता है मुझे पता है। रेशनलाइज का मतलब है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये D-3 है, इसका मतलब हमें D+3 से मल्टीप्लाई भी करना है और D+3 से डिवाइड भी करना है। तो D-3 और D+3 ऐसा कुछ हमारे पास बन जाएगा। देखो रेशनलाइज कर दिया मैंने, ये D-3 था ना, तो D+3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, D+3 से डिवाइड भी कर दिया। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नीचे क्या बना, अब यहां पर अगर आप ध्यान दें PI इक्वल टू, ऊपर तो हमारे पास D+3 है और नीचे हमारे पास बन गया D² - 9 एंड cos 2x। अब जरा ध्यान, इसके बाद अब क्या करें? देखो बहुत सिंपल है। अब हमारे पास D² दोबारा से आ गया, तो एक काम करते हैं D² की जगह -A² पुट कर देते हैं। तो अब हम यहां पर D² की जगह पर
नीचे पुट कर सकते हैं माइनस का ए स्क्वायर। ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास है d+3 और नीचे हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो देखो डी स्क्वायर की जगह -4 पुट कर देते हैं, ये -9 है और यहां पर ये हमारे पास cos 2। अब क्या करें ना, देखो पी आई इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो, ये तो हो गया 13, यानी कि -1/13 को तो मैं बाहर कर देता हूं। बचा क्या हमारे पास बचा d+3 और बचा हमारे पास cos 2x, ये बचा। अब एक काम करो, इस cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए क्या आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू माइनस का 1/13 और यहां पर मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा, ये आ जाएगा डी कॉस 2x प्लस 3 cos 2x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब d का मतलब क्या होता है, d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब अगर cos 2x से पहले d लिखा है तो हमें cos 2x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि d का मतलब क्या होता है, d बाई dx। तो cos 2x का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अब हमारे पास यहां पर फाइनली पी आई आ जाएगा, और देखो पी आई क्या आएगा, -1/13 है ना, ब्रैकेट कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, तो यह आ जाएगा -2 sin 2x और प्लस का 3 cos 2x, ये लीजिए हो गया। अभी आ गया पी आई हमारे पास, यही हमारे पास क्या पी आई है। हमें यहां पर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ध्यान देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन पर, देखो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अब हम यहां पर सी एफ पी आई को ऐड कर देते हैं, है ना, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो मैं ऐड करके लिख दू डायरेक्ट। तो y इज इक्वल टू, देखो जरा सी एफ कितना था भाई, सी एफ हमारे पास ये रहा e की पावर -x/2, e की पावर -x/2 c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x, ये तो सी एफ हो गया, प्लस पी आई। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो जरा, क्या मैं इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/13 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x, 3 cos 2x, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी है। बोलो बात समझ में आ रही है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ना, कैसे सॉल्व करना है। चलिए भाई, ये कंप्लीट हुआ हमारा, तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, है ना। इसमें हमने क्या किया था, इसका भी हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था, सी एफ और पी आई निकाला था, है ना, इसका भी हमने सी एफ और पी आई निकाला था। तो देखो हमने एक क्वेश्चन कॉस का कर लिया, एक क्वेश्चन साइन का कर लिया, है ना। तो अगर देखा जाए तो हमें पूरा केस समझ में अब आ चुका है कि हमें इस केस के अंदर करना क्या है। लेकिन और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहां पर देखो जरा, हमें इसको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, sin 3x और cos 2x दे रखा है। हो सकता है कोई बच्चा सोचे सर ये तो बीच में प्लस आ गया, है ना, जबकि हमारा जो केस है उसमें तो हमने ये पढ़ा था भाई, हमारा जो केस है उसमें तो हमने ये पढ़ा है कि sin ax होगा या फिर cos ax होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, तो ये प्लस क्यों आ गया। तो बेटा प्लस आने में कोई दिक्कत नहीं है ना, sin ax या cos ax कितनी भी बार ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई आप ऐसा सोचिए ना, हमें इसका भी पी आई निकालना है, इसका भी पी आई निकालना है, ऐड हो जाएगा। तो यहां पर साइन कॉस चाहे कितनी भी बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है कि अभी तो 2 बार, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहां पर है ये डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x cos 2x, ये हमारे पास है। तो देखो यहां पर तो पहले से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डी की फॉर्म में है। तो एक काम करते हैं, यहां से पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब y के कोफिशिएंट को 0 पुट करना है। तो यहां से मैं लिखूंगा डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में 0। यहां से हम डी स्क्वायर इक्वल टू -4 लिख सकते हैं,
स्क्वायर को हटा के इधर प्लस माइनस लगा के रूट लगा देते हैं भाई -4 पे, है ना। तो यहाँ पर आयोटा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 ± 2 आयोटा, है ना। 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, CF का फॉर्मूला लिखना है। तो CF का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक पेयर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट का आया है, एक पेयर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट का आया है। तो CF का देखो फॉर्मूला क्या होगा। मेरे ख्याल से अब तक तो आपको CF का फॉर्मूले सब याद हो गए होंगे। ई की पावर में अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो CF इक्वल टू ई की पावर, देखो अल्फा तो 0 है, तो सीधी सी बात है ई की पावर 0 1 ही हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट तो खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बचेगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो भाई CF हमारे पास आ चुका। अब हम कैलकुलेट करेंगे PI। क्या कैलकुलेट करेंगे, PI कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आगे ध्यान दो ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 / FD² इंटू में Q, यही फॉर्मूला है। Q देखो मेरे पास ये इस बार राइट हैंड साइड जो है ये हमारे पास पूरा का पूरा Q है और ये हमारे पास FD² है। दोनों की वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो ये आ जाएगा PI इज इक्वल टू 1/(1/(d² प्लस 4) और ये आ जाएगा पूरा sin 3x प्लस cos 2x। 2 बार ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर 2 बार ऐड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ये वाला बाहर वाला जो पार्ट है इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। अगर 3 होते तो उसके साथ भी आ जाता। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर कितनी टर्म ऐड हो रही है, 3 हो जाए 4 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारा इक्वेशन लाइन जो है वो बड़ी हो जाएगी। चलिए भाई अलग अलग कर देते हैं। तो PI इज इक्वल टू 1/(d² प्लस 4 sin 3x प्लस 1/(d² प्लस 4 cos 2। बस अब हमें वही काम करना है यहां पर। देखो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ध्यान से देखो जरा। तो अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन करूं, देखो यहां पर जो है आपका d² की जगह हम पुट करेंगे -9, क्योंकि 3 है ना यहां पर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसका मतलब d² की जगह क्या पुट हो जाएगा -9। और यहां पर d² की जगह पुट होगा 2 का स्क्वायर मतलब -4। तो देखो यहां पर केस फेल हो रहा है, यहां पर केस फेल नहीं हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो एक जगह पर केस फेल हो रहा है, एक जगह पर केस फेल नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, केस ऑफ फेल्योर, केस ऑफ फेल्योर। बोलो बात समझ में आ रही है। उस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कोई केस ऑफ फेल्योर हमारा नहीं हो रहा है। तो चलिए लिखते हैं PI इज इक्वल टू 1/(-9 प्लस 4)। भाई यहां पर फेल नहीं हो रहा ना, sin 3x प्लस यहां पर फेल हो रहा है तो एक काम करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले पार्ट को कर देते हैं डिफरेंशिएट। क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। तो ये आ जाएगा 2D और यहां पर आ जाएगा cos 2। बोले भाई बात समझ में आ गई सबको। तो ये कितना आ जाएगा हमारा PI इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 1/5 sin 3x प्लस यहां पर देखो x/2 आ जाएगा, x/2 और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहां पर cos 2x dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो फाइनली हमारे पास PI आ जाएगा, PI इज इक्वल टू -1/5, PI इक्वल टू -1/5 sin 3x प्लस x/2 प्लस x/2। इंटीग्रेशन किसका करना है, cos का करना है। तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2। तो यहां पर आ जाएगा इंटू में sin 2x/2, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा। तो PI हो गया फाइनली हमारे पास -1/5 sin 3x
प्लस x/4 और sin 2। अब हमें लिखना है इसका जनरल सॉल्यूशन, तो CF और PI को ऐड करके लिख देंगे। नाउ जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन के लिए CF और PI को ऐड करना है और हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू CF कितना था, CF C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x और बाकी ये हमारे पास आ गया PI माइनस का 1/5 sin 3x और प्लस x/4 sin 2 और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है भाई। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसको ध्यान से देखो, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब राइट हैंड साइड में e की पावर x भी है और cos भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर केस 1 भी लगेगा और केस 2 भी लगेगा। देखो यूनिट नंबर 1 में आपको हर एक लेक्चर को सीक्वेंस में कंप्लीट करना है, क्योंकि जो आप लेक्चर 1 में पढ़ेंगे वो आगे के लेक्चर में यूज होगा, जो आप लेक्चर 2 में पढ़ेंगे वो आगे के लेक्चर में यूज होगा, जो लेक्चर 3 में पढ़ेंगे वो आगे के लेक्चर में यूज होगा। तो आपको एकदम सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। अब इसमें केस 1 भी यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, केस 1 हमें अप्लाई करना आता है। तो हमें यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d3, ध्यान दीजिएगा, d3 y/dx³ प्लस -3 d2y/dx² प्लस 4 dy/dx और माइनस में 2y इज इक्वल टू e की पावर में x प्लस cos x। ये हमें गिवन। तो इसको पहले तो डी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा d3। अच्छा डायरेक्ट लिख दो, y सब में से कॉमन आएगा, d3 -3d प्लस 4d, है ना, d3 -3d प्लस 4d माइनस 2। y सबके साथ है तो y को मैंने लिख दिया बाहर कॉमन लेके, इज इक्वल टू e की पावर x प्लस cos x, e की पावर x प्लस cos x। अब ध्यान से देखो, अब हमें पहले CF निकालना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ध्यान देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन पर, तो ये आ जाएगा d3 -3d प्लस का 4d माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट हम हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो अगर मैं d की जगह 1 पुट करता हूं तो ये 1 -3 प्लस 4 माइनस 2 0 आ रहा है भाई। तो इसका मतलब d इक्वल टू -1 इसका, सॉरी d इक्वल टू +1 इसका एक रूट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि d-1 इसका एक फैक्टर है, तो d-1 इसका एक फैक्टर है। तो देखो यहां पर एक तरीका तो ये है कि d-1 से आप इसको डिवाइड कर दें तो आपको एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा, फिर उसके दोबारा से फैक्टर कर दे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे। बोले बात समझ में आ रही है। दूसरा एक और तरीका मैंने आपको बताया था, तो दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा आसान है, तो उसी को यहां पर यूज कर लेते हैं। देखो एक फैक्टर हमारे पास आ चुका d-1, तो हमें क्या करना है, यहां पर एक लाइन छोड़ के d-1 को 3 बार लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना, ध्यान रखना। तो एक लाइन की जगह छोड़ के हमें d-1 को 3 बार लिखना है, d-1 थोड़ा गैप देके लिखना है और d-1 ऐसे लिखना है और इक्वल टू में 0। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो करना क्या है, देखो ये d³ है। अब मुझे बताओ इसमें मैं इस फैक्टर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि d³ आ जाए। तो सीधी सी बात है, अगर इसको मैं d² से मल्टीप्लाई कर दूं तो d² इंटू d³ आएगा। चलो लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके d³ आ गया। अच्छा अगर d² को -1 में करूंगा तो ये -d² भी तो आएगा भाई, ठीक है, -d² आएगा। एक मिनट, ठीक है, ये स्क्वायर था भाई, हाँ, तो माइनस का d² आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हमें तो माइनस का 3d² चाहिए। तो अब क्या करें, तो इसका मतलब माइनस का d² आ चुका, माइनस का 2d² और चाहिए।
तो यहां पर माइनस का 2d लिख देते हैं, क्योंकि माइनस का 2d डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2d स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो दोनों को ऐड करने पे यही आएगा ना। अब माइनस 2d का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2d प्लस का माइनस माइनस प्लस, लेकिन मुझे तो 4d चाहिए और ये 2d है, तो अभी हमें 2d और चाहिए। तो 2d कैसे मिलेगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू डी 2d और 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू में 0। देखो आ गया, ये लास्ट वाला नंबर अपने आप ही आ जाता है। तो देखो एक्चुअल में हमने किया क्या है, हमने इसको ब्रेक करा है, इसलिए ब्रेक करा है कि हम इसके फैक्टर कर सकें। देखो पहले इसको ब्रेक करा, अब हमारे पास ये आ गया, इसमें से d-1 को कॉमन ले लो। तो अगर मैं इसमें से d-1 को कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा d स्क्वायर माइनस 2d और प्लस का 2, ये बचेगा इक्वल टू में बचेगा 0। बोलो भाई बात समझ में आ गई। तो हमने इस क्यूबिक इक्वेशन के दो फैक्टर कर लिए, एक ये आ गया और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। और सीधी सी बात है, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4 8 निगेटिव आएगा भाई, मतलब अंडर रूट में निगेटिव आएगा। कहने का मतलब इसके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो आपको मालूम है जब कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाते हैं, वही बेटर ऑप्शन है। ताकि आप देखो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं भाई, लेकिन बस आपको कैलकुलेटर से कॉम्प्लेक्स रूट रीड करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमारे पास डी की एक वैल्यू तो आ जाएगी 1, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, इसमें अब लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर इस वाले पार्ट में मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूं तो देखो क्या आएगा, माइनस बी, बी कितना है माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 और माइनस 4ac। देखो 4 ए कितना 1, सी कितना 2, तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 4 माइनस 8। मैंने यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया अपॉन में 2। बस इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास d इक्वल टू 1 आ गया, कॉमा देखो यहां पर ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अगर यहां पर देखो -4 बचेगा तो ये प्लस माइनस 2 आयोटा आएगा और अपॉन में आएगा 2। 2 से ऊपर नीचे कॉमन लेके काट सकते हैं। तो यहां से फाइनली मेरे पास d की वैल्यू आ गई 1 कॉमा 1 प्लस माइनस 1 कॉमा 1 प्लस माइनस आयोटा, ये मेरे पास डी की देखो एक रियल वैल्यू आई है और एक पेयर आया कॉम्प्लेक्स रूट का। तो अब हम इसके लिए CF का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसके लिए CF का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, देखो ध्यान से जरा, देखो ये एक रियल रूट है तो वन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट केस 1 लगेगा, तो ये आ जाएगा C1 e की पावर में m1x प्लस एक पेयर है कॉम्प्लेक्स रूट का, तो e की पावर में अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये हो जाएगा फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो वैल्यू पुट करने पर हमें फाइनली CF मिल जाएगा C1, देखो रियल रूट कितना है 1 है, तो C1 e की पावर में x प्लस अल्फा कितना है अल्फा 1 है, तो ये e की पावर में x आएगा ब्रैकेट, बीटा भी 1 है तो यहां पर आ जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हमारे पास फाइनली CF आ गया। अब हम यहां क्या करेंगे, PI का फॉर्मूला लगाएंगे ना, PI, तो PI का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर और Q। एफ डी स्क्वायर कितना है, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है, दोनों को यूज कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, PI इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं PI में, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी की पावर 3, डी की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, और ये हमारे पास एफ डी स्क्वायर का क्यू कितना e की पावर x प्लस कॉस 2x, e की पावर x प्लस कॉस 2x। बोलो बात समझ में आ रही है, कैसे किया क्लियर हो गया होगा सबको। अब आगे देखो, अब कुछ नहीं करना, देखो ये दो टर्म है तो क्या करेंगे, जो बाहर वाला पार्ट है वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो अलग अलग कर देते हैं। तो यहां से हमारा PI आ जाएगा, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस का 4d माइनस का 2 और e की पावर में x।
प्लस दोबारा लिखेंगे इसको, एक बार और लिखेंगे 1/d³ माइनस 3d² प्लस 4d - 2 cos x, ये आ जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं और देखो पहले ये देख लेते हैं केस फेल तो नहीं हो रहा। देखो इधर केस फेल हो रहा है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। अरे भाई यहां पर केस 1 लगेगा, ध्यान रखना यहां पर केस 1 लगेगा। तो सीधी सी बात है अगर x का कोफिशिएंट 1 यहां पर पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब इधर केस फेल हो रहा है। अच्छा यहां पर केस फेल नहीं हो रहा, यहां पर हमें d² की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। तो इधर तो केस फेल हो रहा है और इधर क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इधर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे d² की जगह -1। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो इधर तो हो रहा है केस फेल, तो केस ऑफ फेल्यूर, तो ये तो केस ऑफ फेल्यूर है। यहां पर ध्यान देना इधर क्या करेंगे, पुट d² इज इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस रहेगा साथ में। चलिए अब देखो आंसर क्या आएगा, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आंसर तो अभी बाद में आएगा। Pi इज इक्वल टू, देखो केस फेल हो रहा है इसका मतलब x से तो करेंगे मल्टीप्लाई, x इंटू 1/3d² माइनस का 6d, है ना, 3d² माइनस का 6d और प्लस का 4 e की पावर में x, ये हो गया भाई, है ना। चलिए अगली बार फेल नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं 1/, देखो अब जरा ध्यान से समझना, ये d³ है भाई, d³ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं d³ को d² इंटू डी, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। d² की जगह क्या पुट करना है, -1, तो इसका मतलब d³ की जगह -d लिख सकते हैं क्योंकि d² की जगह -1 आ गया, -1 इंटू डी -d। तो यहां पर तो आ जाएगा माइनस का d, क्या आ जाएगा, माइनस का d। यहां पर d² की जगह अगर मैं -1 रखता हूं तो ये -3 इंटू -1 प्लस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहां तो पुट ही नहीं होगा, ये 4d रहेगा और ये -2 ही रहेगा और ये साथ में cos 2 है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए भाई अब देखो यहां पर केस फेल नहीं हो रहा, वैल्यू को पुट करेंगे तो Pi इज इक्वल टू x इंटू 1/, देखो यहां पर मैं पुट करूंगा 1 तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 4। बोलो भाई बात समझ में आ गई, और e की पावर में x प्लस, यहां आ जाते हैं, देखो ये बचेगा 3d प्लस 1, है ना, 3 और -2 1, तो ये आपका आ जाएगा 1/3d प्लस 1 बचेगा। बोले भाई बात समझ में आ रही है, 3d प्लस 1 cos 2x। अब क्या करें, अब देखो आगे ना, Pi इज इक्वल टू, देखो ये तो हमारे पास 3 और 4 7 -6 1 बचेगा, यानी कि x e की पावर x बचेगा प्लस, आगे आ जाओ, देखो ये 3d प्लस 1 बचा, सीधी सी बात है 3d के साथ में 1 है तो हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो ऊपर आ जाएगा 3d - 1, ऊपर आ जाएगा, अपोजिट साइन से क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 3d प्लस 1 और नीचे आ जाएगा, अच्छा सॉरी 3d - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3d प्लस 1 तो पहले से था और 3d -1 से हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर रहेगा cos 2। बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया, आगे देखें, देखो यहां से अब हमें Pi निकालना है, देखो जरा ध्यान से, ये तो x e की पावर x हो गया, ये 3d² -1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 3d² -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखो जरा क्या आएगा, Pi इज इक्वल टू x e की पावर में x
प्लस ऊपर आ गया 3D-1 और नीचे आ गया 9D², 9D² -1, 9D² -1। अब हमें यहां पर करना क्या है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर एक मिनट, cos 2x कहां से आ गया? अरे ये cos 2x नहीं है भाई, मैं इसको सही कर दूं पहले, cos x ही है। क्या है? cos x, cos x, cos x, cos x। चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, D² की जगह पर पुट करना है -1। तो अगर मैं D² की जगह पर -1 पुट कर दूं तो ये -9 और ये -1 माइनस का 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब Pi इज इक्वल टू, ध्यान से देखो जरा, Pi इज इक्वल टू x e⁻x। अच्छा, इसको ऐसे लिख दें, चलिए अभी प्लस ही रहने देते हैं, कोई नहीं, प्लस 3D-1 और अपॉन में आ जाएगा माइनस का 10 और cos x। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, Pi इज इक्वल टू x e⁻x। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/10, 3D-1 और बाहर आ गया cos। अब ये जो cos x है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई अंदर ब्रैकेट में, तो यहां से आ जाएगा Pi इज इक्वल टू x e⁻x, x e⁻x -1/10, 3D cos x cos x। डिफरेंशिएट करेंगे, Pi इज इक्वल टू x e⁻x -1/10। अब देखो cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 sin x और माइनस का cos x। बोलो बात समझ में आ गई? तो फाइनली हमारा जो Pi आ गया, Pi इक्वल टू, ध्यान से देखें जरा कितना आएगा, देखो Pi, तो Pi मेरे पास आ गया, Pi इक्वल टू x e⁻x माइनस, देखो यहां पर दोनों जगह माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लें तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 sin x प्लस cos x। ये मेरे पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब क्या करना है, अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, CF प्लस Pi को ऐड कर देंगे ना, जनरल सॉल्यूशन। ध्यान से देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा भाई, जनरल सॉल्यूशन इसका होगा y इज इक्वल टू CF प्लस Pi। तो CF कितना आया था, CF हमारे पास आया था C1 e⁻x, C1 e⁻x प्लस C1 e⁻x प्लस e⁻x C1 cos x प्लस C2 sin x, यही था ना, बस इसमें Pi और लिख दीजिए, तो प्लस x e⁻x प्लस 1/10 sin x प्लस cos x। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, जनरल सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 3 को छोड़ दिया ना, यहां पर 3 भी था, अच्छा ये 3 यहां पर छूट गया, 3 लिख देंगे भाई, यहां पर 3, यहां पर 3 छूट गया भाई, 3, तो यहां पर भी आएगा 3, ये 3। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा देखने में, है ना। D² -4D प्लस 1y, इधर देखो cos x, cos 2x, sin² x,
तो यहां पर अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से समझना। देखो सीएफ तो पुराना ही तरीका रहेगा, पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें यहां पर समझना है। तो पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1, बाहर लिखा है y cos x cos 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, पहले सीएफ निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड की बात बाद में करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इक्वल टू में 0। सीधी सी बात है, बी स्क्वायर 16 होगा, 4ac 4 होगा, तो इसके इरेशनल रूट आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे इसके? इरेशनल। भाई आप चेक कर लिया करो, मन में भी चेक कर सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 होगी, जो कि रूट में आएगी। तो इसके इरेशनल रूट्स हैं। तो यहां पर सीधा मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, डी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डी इक्वल टू माइनस बी कितना है यहां पर? -4, तो ये प्लस का 4 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 16 और -4 और अपॉन में 2 आएगा। तो यहां से हमारे पास डी आ जाएगा। देखो 4 प्लस माइनस, ये अंडर रूट में 12 बचेगा, 12 का मतलब है 2√3 अपॉन में 2 को ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दीजिए, तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस √3। तो हमारे पास एक पेयर इरेशनल रूट्स का आ गया भाई, एक पेयर किसका आ गया? इरेशनल रूट्स का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सीएफ लिखेंगे। तो सीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? वन पेयर ऑफ इरेशनल रूट्स के लिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इरेशनल रूट्स का एक पेयर आया है। तो अब इसका जो सीएफ का फॉर्मूला है वो केस 1 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और केस 4 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो मैं 4 के अकॉर्डिंग ही लिखूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर आपको वही देखने को मिलेगा। ई की पावर में अल्फा एक्स, ई की पावर में अल्फा एक्स ब्रैकेट C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है वन पेयर ऑफ इरेशनल रूट्स के लिए। वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें अल्फा 2 है, बीटा √3 है, बीटा 3 है मतलब। तो यहां से हमारा सीएफ आ जाएगा फाइनल, ई की पावर में 2x, ई की पावर में 2x अल्फा 2 है, ब्रैकेट C1 कॉस हाइपरबोलिक √3 एक्स, एक्स बाहर है रूट से, C2 साइन हाइपरबोलिक √3 एक्स। ये हमारा सीएफ आ गया। अब हम बात करेंगे पीआई की, लेकिन पीआई पे जाने से पहले एक काम कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एफ डी स्क्वायर की वैल्यू है डी स्क्वायर -4d प्लस 1। ये तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू इधर वाली, ये हमारे पास क्यू है। थोड़ा सा मैं यहां पर क्यू को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। क्यू देखो क्या है, cos x cos 2x और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम यहां पर अभी केस 2 को लगा नहीं सकते, क्योंकि केस 2 क्या कहता है कि cos ax या sin ax होना चाहिए, cos ax या sin ax होना चाहिए। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो ये cos ax इंटू cos 2x 2 बार आ रहा है, यहां पर sin स्क्वायर आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो जरा, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? देखो हमारे पास 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है। तो एक काम करता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 2 cos x cos 2x प्लस, इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x, फॉर्मूले याद होने चाहिए, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब आप कहेंगे सर कहां से आया? देखो मैंने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले लिखवा दिए आपको, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कहां से आया। देखो
ये रहा भाई कॉस, देखो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग गया, 2 नहीं था मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब जो दो एंगल है हमारे, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीच में प्लस आएगा। तो एक तो यहां पर इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 होता है, तो वहां थीटा की जगह एक्स है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें यहां पर अप्लाई करने हैं। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, अप्लाई कर दें, कर दिए मैंने अप्लाई। अच्छा उधर हो गया इधर नहीं हुआ अभी, तो ये क्यू हो जाएगा हमारा 1/2। देखो इधर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ए और बी किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो तो अगर मैं कॉस ए प्लस बी करता हूं तो कॉस 3x हो जाएगा। 3x कैसे होगा, क्योंकि a x है और b 2x है, तो x प्लस 2x 3x, तो ये आ जाएगा cos 3x प्लस, अगर मैं a माइनस बी करूंगा, मान लो x माइनस 2x करता हूं तो माइनस एक्स आएगा, और cos माइनस एक्स cos x ही होता है। मैं आपको यहां पर बता दूं, वैसे तो आप जानते होंगे, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन cos प्लस रहता है। तो ये आ गया मेरे पास, यहां पर प्लस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1/2 1 माइनस cos 2x। बोलो भाई मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, कैसे लिखा सबको समझ में आ गया। बस अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस q की वैल्यू को पी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा पी का फॉर्मूला ना, पी इज इक्वल टू, पी का फॉर्मूला होता है 1/f d² और इंटू में q, वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू को पुट करता हूं, इसी के आगे कर दूं, आगे कर देते हैं, चलो 1/4d² माइनस 4d, है ना, d² माइनस 4d प्लस 1। ध्यान से देखना जरा, d² माइनस 4d प्लस 1, ये हमारे पास है। अब इसके आगे हमें q पुट करना है, q ये रहा मेरे पास, ये q है ना। तो देखो ये 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 इसके साथ भी आएगा, ये 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 इसके साथ भी आएगा, सबको मैं ओपन करके लिख रहा हूं भाई, सबको क्या कर रहा हूं मैं, ओपन करके लिख रहा हूं। तो ये आएगा 1/2 cos 3x, है ना, 1/2 cos 3x, सिमिलरली प्लस 1/2 cos x प्लस 1/2 cos x। आगे चले, यहां पर देखो 1/2 इंटू 1 1/2 ही आएगा, प्लस 1/2, और ये आएगा माइनस में 1/2 cos 2x, माइनस में 1/2 cos 2x। अच्छा मैं 1/2 को बाद में लिख दूं, पहले इसको लिख दूं, कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा भाई, इस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, तो माइनस 1/2, सॉरी माइनस 1/2 cos 2x, यही तो आएगा, माइनस 1/2 cos 2x और प्लस का 1/2, ये आ गया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही, मैंने क्या किया, मैंने सबको अलग अलग कर दिया। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, सबके साथ जाएगा, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, पी आई इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, पी आई इज इक्वल टू, सबके साथ लिखेंगे 1/d² माइनस 4d प्लस 1, ये मैंने करेक्ट लिखा ना, d² माइनस 4d प्लस 1, ठीक। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास भाई, सबसे पहले आ रहा है 1/2 cos 2x। तो एक काम और करता हूं मैं, यहां पर 2 को पहले लिखते हैं, है ना भाई, ये 1/2 भी था ना, तो इसको मैं 2 को यहां लिख देता हूं और यहां ऐसे लिखते हैं d² माइनस 4d प्लस 1, ये लीजिए, और ये आ गया cos 3। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, प्लस अब आगे देखो, अब इसके साथ भी आएगा ये, तो 1/2 को मैं पहले लिख लेता हूं, d² माइनस 4d प्लस 1 और
कॉस एक्स, दो टर्म हमारी आ गई, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब इस पे चलते हैं, माइनस 1/2 इसके साथ भी है, तो डी स्क्वायर माइनस 4D+1 और cos 2। बोलो बात समझ में आ गई? अब इधर आ जाओ, प्लस 2 इसके साथ भी है, तो 1/2 D², 1/2 D² माइनस 4D+1। अब इसके आगे क्या लिखूं भाई, 2 तो आ गया, 1 बचा, तो क्या मैं 1 की जगह पर e⁻0x लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपने तो यहां पर केस 1 भी लगा दिया। हाँ बिल्कुल केस 1 लग जाएगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं यहां पर केस 2, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cos 0। भाई cos 0 भी तो 1 ही होता है, तो 1 की जगह cos 0 लिख दीजिए, ये भी गलत नहीं है। लेकिन e⁻0x ज्यादा सही लगता है, तो मैंने e⁻0x लिख दिया। अरे भाई आप ऐसा सोचो कि 2 तो इसके साथ आ गया, 1 ऊपर ही है, तो 1 तो हम लिख ही सकते हैं ना यहाँ पर, तो e⁻0x से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पर हमारा केस 2 लगेगा, यहां पर भी केस 2 लगेगा, यहां पर भी केस 2 लगेगा और यहां पर केस 1 लगेगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, देखो यहां पर हमें पुट करना है D² की जगह -9, पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई केस फेल नहीं हो रहा। यहां पर D² की जगह 1 पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, केस फेल नहीं हो रहा है। यहां पर D² की जगह पुट करेंगे -4, कर सकते हैं, केस फेल नहीं हो रहा है। यहां पर D की जगह 0 पुट करेंगे, कर सकते हैं, कोई केस फेल नहीं हो रहा, नीचे 2 बचेगा बस। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं, D की जगह पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो Pi = ध्यान से देखना, 1/, यहां पर अगर मैं -9 पुट कर देता हूं तो ये बचेगा -9 -4D+1। बोलो बात समझ में आ रही है? cos 3x प्लस, यहां पर मुझे D² की जगह -1 पुट करना है भाई, तो 1/2 -1 -4D+1 ये लीजिए, और cos माइनस, अब यहां पर मुझे पुट करना है -4, तो 2 -4 -4D और प्लस में 1, और यहां पर आ जाएगा cos 2x प्लस, इसमें अगर मैं पुट कर दूं यहां पर 0 0, तो यह आएगा 1/2, नीचे 1/2, ये भी 0, ये भी 0, +1 यही बचेगा, और e⁻में 0x। तो यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब आगे देखो क्या करना है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। Pi = ध्यान से देखें, 1/, देखो ये कितना हो जाएगा, -4D और -8, -4D और -8 है ना, यही तो आएगा। 2 बाहर है, अंदर -4D और -8 आएगा, cos 3x प्लस, यहां पर 1 से 1 कट गया, देखो 1 से 1 कट गया तो -4D बचेगा, इसका मतलब 1/, और बाहर 2 है तो -8D, और ये आ जाएगा cos x, ठीक है, माइनस, यहां पर -4D और -3 बचेगा भाई, 1/2 -4D और -3 बचेगा, ये आ जाएगा cos 2x, ठीक है। ये तो नीचे 2 बचेगा, प्लस का 1/2, e⁻0x 1 ही होता है, छोड़ देते हैं उसको। अब यहां पर ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें से -4 को कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं, तो अगर ले सकते हैं तो ले लेते हैं। तो -4 और 2 बाहर है, माइनस का 1/8 बाहर आ जाएगा भाई, माइनस का 1/8 बाहर आ जाएगा, ये ऐसे लिख देते हैं। चलिए, ऊपर 1 है, नीचे -8 बाहर आ गया, अंदर बचा D+2, D+2 cos 3x। यहां पर देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -1/D 1/8, और 1/D का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन cos x dx हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं, क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं? ले सकता हूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1/2
4d+3 और cos 2x प्लस में 1/2। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। देखो, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, इसको भी रेशनलाइज करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये तो आ ही चुका हमारा। तो अगले स्टेप में देखो क्या आएगा, पी आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो जरा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करूंगा तो d-2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे d² - 4 बनेगा, है ना। तो यहां पर हमारा बनेगा, ऊपर तो आ जाएगा d-2, आ जाएगा d-2 आ जाएगा भाई, ठीक है, d-2 आ गया। नीचे माइनस का 8 और d² - 4 आएगा, माइनस का 8 और d² - 4 आएगा। और आगे क्या लिखा है, cos 3x लिखा है, cos 3x ही चल रहा है ना स्टार्टिंग से। हाँ देखो, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहां पर -1/8 और ये आ जाएगा sin x। कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा। यहां पर भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा 4d-3 से, तो ऊपर तो आएगा 4d-3 और नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, 16d² - 9 आ जाएगा भाई। जब आप रेशनलाइज करेंगे 4d-3 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 4d-3 से मल्टीप्लाई, तो ये a-b और a+b का फार्मूला लग जाएगा। तो 4d का स्क्वायर होता है 16d² और 3 का स्क्वायर होता है 9, cos 2x, cos 2x और प्लस का 1/2, ये हमारे पास है। तो अब हमें करना क्या है, यहां पर d² की जगह -9 पुट करेंगे और यहां पर d² की जगह -4 पुट करेंगे, देखो कितना आएगा। तो पी इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो चलिए d-2 तो ऊपर है, अगर मैं यहां पर -9 पुट कर देता हूं d², तो देखो कितना आ जाएगा, -8 -9 -4, ये आएगा cos 3x, ठीक है, -1/8 sin x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहां पर अगर मैं 4 पुट कर देता हूं, माइनस, देखो d² की जगह -4, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 4d-3 रहेगा और नीचे ये हो जाएगा -64 और -9। एक मिनट, यहां पर पहले से भी कुछ था क्या, हाँ यहां पर बाहर 2 था, मैंने 2 छोड़ दिया ना, यहां पर बाहर 2 था। देखो भाई, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -64 और cos 2x प्लस का 1/2, बस अब आने वाला आंसर। देखो ये कितना हो गया, -13 इंटू -8, तो 13 इंटू 8 104 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो Pi इज इक्वल टू 1/104 d-2 cos 3x, cos 3x यही आएगा, माइनस का 1/8 sin x। अब यहां पर देखो, ये माइनस का 73 हो रहा है और इंटू 2, तो माइनस का 146, तो 1/146 और 4d-3 बाहर लिखा है cos 2x और प्लस का 1/2। समझ में आ गया यहां तक। अब आगे देखो, Pi इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 1/104 रहेगा। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सीधी सी बात है d cos 3x आएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो cos का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -3 sin 3x और माइनस का 2 cos 3x। समझ में आया क्या किया मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दिया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद माइनस का 1/8 sin x -1/146 और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएट होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा और 2 और आएगा, तो ये -8 sin 2x आ जाएगा और माइनस में 3 cos 2x प्लस का 1/2। तो मुझे लगता है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा
कि यहां तक हमारे पास कैसे आया आंसर। अब आगे देखो, बस अब अगले स्टेप में पी आई आ गया हमारा फाइनल। पी आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, यहां से आप माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस को कॉमन ले लो, तो -1 अपॉन, देखो -1/104, ये आ जाएगा 3 sin 3x प्लस 2 cos 3x, पहला पार्ट। -1/8 sin x, अब इसमें से देखो माइनस कॉमन आ रहा है तो बाहर प्लस हो जाएगा, 1/146 8 sin 2x प्लस 3 cos 2x और प्लस में 1/2। तो ये मेरे पास फाइनली पीआई आ गया है ना, ये क्या आ चुका हमारे पास, फाइनल पीआई आ चुका है ना। एक बार आंसर में चेक कर लेता हूं, बिल्कुल यहां तक करेक्ट है, -1/8 8 sin 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 1/2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब हमारे पास पीआई भी आ चुका, हमारे पास सीएफ भी आ चुका। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करके लिखना है भाई, है ना, दोनों को ऐड करके लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से जनरल सॉल्यूशन अब आप अपने आप लिख लेंगे CF प्लस पीआई। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई, है ना। अब ये दोनों ऐड करके आप अपने आप लिख लेना, है ना, CF इसमें ऐड कर देना, पूरा हमारा जनरल आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन जो मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है ना, एक और कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, d2y/dx² + 4y = sin² 2x। अब यहां पर क्या है, जब भी आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी, है ना, और इन गिवन कंडीशन की हेल्प से आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो आपके पास C1 C2 आते हैं ना, उनकी वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही? तो देखो पहली चीज तो ये कि कंडीशन का यूज हमें बाद में करना है, तो इसको अभी भूल जाओ, पहले आप ये सोच के चलिए कि आपके पास क्वेश्चन बस ये है और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका तो बहुत आसान है ना भाई, ये हमारे पास इसको डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और यहां पर sin² 2x की जगह पर फॉर्मूला लगा दो। क्यों? क्योंकि हमें sin² 2x तो नहीं चाहिए, तो यहां पर मैंने डायरेक्ट लगा दिया 1 - cos 4 2x अपॉन 2। यही फॉर्मूला होता है ना जो अभी भी लगाया था, sin² θ = 1 - cos 2 θ अपॉन 2। तो देखो ये फॉर्मूला लगा है, यहां पर मैं एक बार बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, sin² θ = 1 - cos 2 θ अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाया। अब यहां पर क्योंकि 2x है, यानी कि यहां पर एक तरह से 2 θ है, तो देखो यहां पर अगर थीटा होता है तो ये 2 θ आता है, अगर ये 2 θ होगा तो ये 4 θ आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने लगा दिया फॉर्मूला, ठीक। बस अब हमें ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें पता है कैसे आएंगे, CF लिख देंगे, जो भी आंसर होगा ये हमारा फाइनल CF आ गया। अब यहां पर PI का फॉर्मूला लगाएंगे, देखो FD तो ये है और Q ये है, बस दोनों को पुट कर दो, ये हमने पुट कर दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻0x, और इसका इसमें करेंगे, और उसके बाद तो आसान हो गया। यहां पर d की जगह क्या पुट करेंगे, 0, x का कोफिशिएंट, और यहां पर d की जगह क्या पुट करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। यहाँ पर केस फेल हो नहीं रहा हमारा कोई भी, बस उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ गया। तो ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। लेकिन इस बार इन्होंने हमें कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब x 0 है तो y भी 0 है। देखो ये x की वैल्यू होती है ये वाली, तो when x = 0 y = 0, when x = 0 dy/dx = 0, ये y डैश जो है ये dy/dx है। तो अब हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है, हमें पहली कंडीशन लगानी है कि अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। तो ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया है, इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करो। तो देखो यहां पर y की जगह 0 पुट कर दिया, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो cos 0 1 होता है, C1 बचेगा, sin 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/8 रहेगा, और cos 0 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1/24 रहेगा। तो यहां से C1 निकाल दिया, C1 की वैल्यू आ गई -1/6। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि y डैश की वैल्यू 0 है जब x 0 होगा, तो पहले y डैश हमारे पास होना तो चाहिए, अभी तो हमारे पास y है, हमारे पास y डैश नहीं है। तो क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 1 को, y को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x,
तो हमें y डैश मिल जाएगा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या आएगा, cos 2x का क्या आता है, sin 2x आता है, 2 मल्टीप्लाई में आता है और माइनस में आता है। साइन का क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इधर cos का साइन आएगा माइनस में, तो -1/6 sin 4x, क्योंकि यहाँ पर 4 बाहर आएगा, 4 से 24 कट जाएगा 6 बार। तो ये मेरे पास y डैश आ गया। अब क्या करना है, अब इस वाली इक्वेशन में y डैश की जगह 0 पुट करना है और x की जगह 0 पुट करना है। तो देखो y डैश की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0, यहां पर 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 होता है, ये भी 0, cos 0 1 होता है, तो ये 2c2 बचेगा और ये भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे, केवल c2 बचेगा, 0 0 2c2 और ये 0, तो c2 0 आ गया। तो C2 आ गया 0 और C1 आ गया माइनस का 1/6, तो C2 की जगह तो 0 पुट कर दो, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 1/6 cos x, और बाकी आगे का पार्ट सेम आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। देखो फाइनल आंसर। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा केस 2 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो केस 2 बहुत आसान है और आसानी से ही आपको समझ में भी आ जाएगा, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखिए अभी आपके पास समय है, इसलिए केस 1 केस 2 के जो क्वेश्चन है उनको एक बार सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर रियलिटी बताऊं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट वाले टॉपिक के आते हैं, मतलब पहले टॉपिक जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आगे वाले जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे केस अच्छे से आने चाहिए। बोले बात समझ में आ रही है? यहां पर कुछ और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए उतने भी सफिशियंट है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमारा केस 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम केस 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन याद रहे केस 3 में केस 1 भी यूज होगा, केस 2 भी यूज होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के चारों केस तो यूज होंगे ही। क्लियर है? तो चलिए अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।